नमस्कार दोस्तों, मैं बिमलेश कुशवाहा आपका दोस्त आज आपके लिए लाया है ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बारे में जानकारी लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि आने वाली आपकी परीक्षाओं में बड़े ही लाभदायक होने वाले हैं और जो कि आने वाले PCL हो चाहे UPR हो, इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल के इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा हम वोल्टेज के मान को कम या अधिक कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर में आज सिर्फ जो भी बात होगी दोस्तों या जो भी कमेंट होंगे सिर्फ ट्रांसफार्मर से संबंधित ही होंगे। और आज इम्पोर्टेंट जो कि पॉइंटों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ हम अपनी बुक से भी बताएंगे आपको और कुछ मौखिक जानकारी भी आपको देंगे। तो ट्रांसफार्मर हमारा जैसा कि बताया था म्यूचुअल के इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर को एक स्टैटिक मशीन की संज्ञा दी गई है। वो इसलिए ट्रांसफार्मर में कोई सा भी मूवमेंट करने वाला भाग नहीं होता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा हम वोल्टेज के मान को कम या अधिक यानी स्टेप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर से फ्रीक्वेंसी या वाट कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ट्रांसफार्मर कभी भी DC सप्लाई पर वर्क नहीं करता है। यदि ट्रांसफार्मर को हमने DC सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो जल के राख हो जाएगी। तो कभी भी हमें ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई से नहीं जोड़ना चाहिए। ट्रांसफार्मर में क्रोड का पदार्थ, ट्रांसफार्मर में जो भी हम क्रोड प्रयोग करते हैं वो कौन सी क्रोड होती है, वो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलन का युग्मन क्या होता है। युग्मन मतलब होता है ये जॉइंटों के बारे में बात कर रहा है कि किस तरीके से हमारी वायरिंग जुड़ी रहती है। तो एक साधारण ट्रांसफार्मर की अगर बात करते हैं हम, तो हमारी जो वायरिंग जुड़ी रहती है वो केवल चुंबकीय रूप से जुड़ी रहती है। और जब कभी दोस्तों हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर की बात आती है तो ऑटो ट्रांसफार्मर में दोस्तों हमारे चुंबकीय रूप से तथा वैद्युत रूप से दोनों ही तरह से वो आपस में कपल्ड होती हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2015 में PCL में पूछा गया था। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह प्रयोग किया जा सकता है क्या? बिल्कुल सही किया जा सकता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसफार्मर क्रोड को पटलित करने का मेन उद्देश्य क्या है। ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित करने का मेन उद्देश्य जो होता है, मेन पर्पज होता है, वो होता है हमारा लॉय हानियां हैं यानी आयरन लॉसेस को कम करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसफार्मर की ओर से प्राप्त वोल्टेज की आवृत्ति मूल आवृत्ति के तुल्य होती है। ट्रांसफार्मर में जो हम फ्रीक्वेंसी दे रहे, जो आवृत्ति दे रहे, इनपुट करा रहे, वही हमको आउटपुट में आवृत्ति प्राप्त होगी। ये फ्रीक्वेंसी हुआ, आगे जो हमने बताया था फ्रीक्वेंसी और वाट कभी भी ट्रांसफार्मर की ओर से चेंज नहीं होते, ये हमारे अल्टरनेटर की ओर से या मशीन की तरफ से चेंज होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसफार्मर में लोहे कोर का कार्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर में जो लोहे कोर रहती है वो फ्लक्स के मार्ग को एक सरल रास्ता प्रदान कराती है, जिससे कि फ्लक्स हमारा जो कि हीटिंग होती है उसके लिए अगर हमारी कोर अगर लेमिनेटर की प्रयोग की गई है, अच्छे लोहे की यूज की गई है, तो वह हमारे फ्लक्स के लिए एक सुगम मार्ग प्रस्तुत करा देगा, जिससे कि हमारे ट्रांसफार्मर में होने वाली हीटिंग को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक आदर्श ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे। एक आइडियल ट्रांसफार्मर उसको बोलेंगे जिसकी जिसके लॉय हानियां और कॉपर लॉसेस बराबर हों, उसको एक आइडियल यानी आदर्श ट्रांसफार्मर की संज्ञा हम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। दोस्तों एक ट्रांसफार्मर हमारा शून्य लोड पर अगर प्रचालित हो रहा है तो इसमें हमारी सिर्फ प्राइमरी तक वाइंडिंग तक हमारा वोल्टेज सीमित रहेगा। तो इस कंडीशन में हमारे लॉय हानियां होंगी। कॉपर हानियां तब होंगी जब हम ट्रांसफार्मर को लोड पे ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसफार्मर
परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर को हम वोल्टेज भी परिवर्तित कराते हैं और धारा भी परिवर्तित कराते हैं। जब हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप करता है, यानी वोल्टेज के मान को स्टेप अप करेगा, यानी हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को बढ़ाएगा और जो करंट का मान है वो कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे ट्रांसफार्मर कार्य करेगा। और जब हम ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कम कराएंगे तो इस कंडीशन में हमारे ट्रांसफार्मर में करंट बढ़ेगा और वोल्टेज के मान को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में लोहे कोर प्रयुक्त करने का मुख्य कारण क्या है? ट्रांसफार्मर में लोहे कोर प्रयुक्त करने का मुख्य कारण क्या है? और भी हम लोग मटेरियल यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने लोहे का चयन क्यों किया है? इसमें दोस्तों होता क्या है, कॉमन चुंबकीय पथ रिलक्टेंस कम होता है, रिलक्टेंस का मान कम होता है, चुंबकीय रिलक्टेंस कम करता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब कुछ दोस्तों मौखिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में हमारा मिनरल ऑयल है, सिंथेटिक तेल है या खनिज तेल है, इन तेलों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन बनता है हमारा कि ट्रांसफार्मर में जो हम ऑयल प्रयोग कर रहे हैं उसका सिद्धांत क्या है, क्या कार्य करता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो ऑयल प्रयोग कर रहे हैं वो हमारी वायरिंग का इंसुलेशन बढ़ाता है तथा वायरिंग में कूलिंग प्रदान करता है। दोस्तों हमने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर की वायरिंग एंड मेन टाइम का टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस रहेगा। यदि हमारा कोर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो हमारी वायरिंग का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस होगा। 5% का डिफरेंस रहता है वायरिंग तथा उसके बॉडी टेम्परेचर में। और जो ट्रांसफार्मर का टैंक प्रयोग किया जाता है वो हमारा माइल्ड स्टील का टैंक होता है। ट्रांसफार्मर में रूटीन चेक कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारी ब्रीदर की जांच करना, ब्रीदर में जो सिलिका जेल होता है प्रत्येक घंटे में एक बार उसकी टेस्टिंग होती है, या एक दो बार दिन में एक दो बार कर सकते हैं हम लोग। जो हमारी वायरिंग का टेम्परेचर है वो प्रत्येक 1 घंटे में टेस्ट करते हैं हम लोग। और ट्रांसफार्मर में प्रयोग किए जाने वाले पनडुब्बी तथा फैनों की जांच हम लोग हर 2 से 3 महीने में इसका चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारे कार्य कर रहे हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर में प्रयोग किए जाने वाली बकोल्स एक्सटर्नल फॉल्ट से भी हमारे ट्रांसफार्मर की रक्षा करती है और इंटरनल फॉल्ट से भी हमारे ट्रांसफार्मर की रक्षा करती है। ट्रांसफार्मर पर शून्य भार परीक्षण करने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जब भी हम ट्रांसफार्मर पर शून्य भार परीक्षण टेस्ट करते हैं तो इसका हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? चुंबकीय धारा एवं शून्य भार हानियां ज्ञात करना। चुंबकीय धारा एवं शून्य भार धारा बिना लोड देखे हम चेक करते हैं तो शून्य भार धारा देख लेंगे कितनी है, और चुंबकीय धारा, दोनों धाराएं हमें ज्ञात हो जाती हैं। ट्रांसफार्मर में ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होने का अर्थ है कि संयोजित भार का शक्ति गुणक अग्रगामी है। जब हम ट्रांसफार्मर को किसी लोड से कपल्ड करते हैं और हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का मान ऋणात्मक हो जाता है, इसका कारण ये है कि हम जितना उस मशीन को सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा हमें पावर मिल रहा है, यानी इस पर कैपेसिटिव लोड है, इस पर हमारा पावर फैक्टर बढ़ रहा है। ट्रांसफार्मर ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन हो रहा है का अर्थ है कि संयोजित भार का शक्ति गुणक अग्रगामी है।
इसलिए इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान हो रहा है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख के ज़रूर बताएं, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ITI गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।